नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल BRBL पॉकेट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हम भारतीय रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, इसके बाद ही इसे देखना शुरू करें, ताकि अच्छे ढंग से आपको गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में समझ में आ जाए। चलिए, बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों की बात की जाए तो पहला है कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष। कंपनी भारतीय रियासतों के बराबरी करने के लिए जो भी संघर्ष किया वो आ जाता है प्रथम नीति ब्रिटिश सरकार का, जो कि 1740 से 1765 ईस्वी कुल मिला के 25 वर्ष तक चलता है। इसके बाद आता है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको घेरे की नीति कहा जाता है। ये ब्रिटिश नीतियों में दूसरा प्रमुख नीति था, जो कि 1765 से 1813 ईस्वी तक चलता है, कुल मिला के 48 वर्ष तक। इसके बाद आता है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, जो कि भारतीय रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीति था, जो 1813 से 1857 ईस्वी कुल मिलाकर 44 वर्ष तक चलता है। इसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति, ये 1858 से 1935 ईस्वी कुल मिलाकर 77 वर्ष तक चलता है। इसके बाद आता है बराबर के संघ की नीति, जो कि 1935 से 1947 12 वर्ष तक चलता है। इसके बाद है दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी, और इस नई व्यवस्था को आरंभ किया था वारेन हेस्टिंग्स। जो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान किया जाता था, उस इस नई व्यवस्था का नींव रखा था वारेन हेस्टिंग्स, और कॉर्नवालिस जो था इसको सुदृढ़ बनाया था, और भी इसको सुदृढ़ बनाने में हाथ किसका था? कॉर्नवालिस का था। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। शक्ति जो था वो कलेक्टर के हाथ में केंद्रित कर दिया गया दीवानी और फौजदारी का। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया, तथा इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। इसके बाद जो प्रभारी कलेक्टर होता था, जिला प्रभारी कलेक्टर, उसको 1787 में दीवानी अदालतों का दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उसको फौजदारी शक्ति भी दिया गया, और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दिया गया। इसके बाद 1790 से 92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीश संयुक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल हेतु एवं 1 बिहार के लिए नियुक्त किया गया। फिर इन सबको समाप्त कर दिया जाता है। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीश संयुक्त जो जिला फौजदारी अदालत था उसको समाप्त कर दिया जाता है, और इसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय का निर्माण किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, जिसमें 3 बंगाल के लिए रखा जाता है और 1 बिहार के लिए नियुक्त किया जाता है। इसके इन अदालतों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इन अदालत का अध्यक्षता एक यूरोपीय व्यक्ति करता है, तथा किसके मदद से? ये जो यूरोपीय व्यक्ति था, किसके मदद से अदालत का अध्यक्षता करता है? तो भारतीय काजी एवं मुफ्ती की सहायता से ये अदालतों में अध्यक्षता करता था एक यूरोपीय व्यक्ति। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आता है तो वो भारत में कानून की विशिष्टता का नियम लागू करता है। कानून की विशिष्टता का नियम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया जाता है, जो कि इससे पहले नहीं था। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। कॉर्नवालिस जो है वो अपना न्यायिक सुधार, जितना भी न्यायिक सुधार दिया था, वो 1793 में क्या करता है कि उसका अंतिम रूप देता है और कॉर्नवालिस संहिता के रूप में उसे प्रस्तुत करता है। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। ये जो कॉर्नवालिस संहिता था, ये शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। मतलब इसके तहत क्या हुआ कि कॉर्नवालिस जो था वो न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। किससे? कर से। कर और न्याय प्रशासन अलग अलग हो गए। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई, तथा उनके पास केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। कलेक्टर के पास जो भी न्यायिक तथा फौजदारी शक्ति था, उससे वो क्या किया जाता है? ले लिया जाता है, और अब कलेक्टर के पास केवल कर संबंधी शक्ति बच जाता है। जिला दीवानी न्यायाधीशों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। फिर क्या होता है कि जिला दीवानी न्यायाधीशों में कार्य करने के लिए एक नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई जाती है, और जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए।
जिला न्यायाधीश जो होते थे उनको फौजदारी तथा पुलिस से के कार्य भी दिए गए। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। सिविल सेवा या लोक सेवा, प्रसंविदा सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कौन किया था? कॉर्नवालिस किया था सिविल सेवा का। कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा, 2 कार्यकाल था इसका। पहला तो 1786 से 1793 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था और दूसरा कार्यकाल 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। इसका मृत्यु जो है 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे हो जाता है और यहीं पर इसका कब्र भी स्थित है, गाजीपुर में। मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को इसका हो जाता है और यहीं पर गाजीपुर में, जो कि यूपी में है, यहाँ पे इसका कब्र स्थित है। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली जो है वो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है इसका कार्यकाल, लॉर्ड वेलेजली का। इसने सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। इसका ये जो सहायक संधि चला रहा था, तो इसमें सबसे पहला राज्य जो सहायक संधि को स्वीकार किया वो था हैदराबाद, 1798 ईस्वी। बसीन की संधि जो है दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। बसीन की संधि मराठा और अंग्रेज के बीच में हुआ था। उस समय मराठा का सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि 1802 ईस्वी में बसीन की संधि होता है दिसंबर में। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ही पहला मराठा सरदार था जो वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। बाकी पहले के मराठा सरदार वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा को जो है क्या होता है, इसके बदले में पेशवा को अंग्रेजों को 26 लाख रुपए 26 लाख वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई। पेशवा जब 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु अंग्रेज लगाए तो पेशवा जो है अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताया। इसके बाद लॉर्ड वेलेजली, जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा है, जो कि जिस पे पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इस सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। हालांकि सहायक संधि का आविष्कारक ही नहीं था। लॉर्ड वेलेजली जो था वो सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इसका अस्तित्व तो पहले से आ रहा था। वह क्रमिक रूप से जो सहायक संधि है विकसित हुआ था। संभवतः इसको हम डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। संभवतः हम इसको डुप्ले को मान सकते हैं कि सहायक संधि का एक जन्मदाता है। सहायक संधि के जन्मदाता हम डुप्ले को मान सकते हैं। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। पहले भारत में डुप्ले ही था प्रथम यूरोपीय जो सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी और इस तरह से सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत किया और फिर बाद में अंग्रेजों ने भी इस प्रणाली को अपनाया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई। प्रथम जो सहायक संधि था वो अवध से किया गया 1765 ईस्वी में, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले राज्य थे हैदराबाद। वैसे अवध से 1765 ईस्वी में सबसे पहला बार सहायक संधि किया गया था, लेकिन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, जो कि 1798 से 1800 ईस्वी तक जो है तक में सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद आ जाता है मैसूर, जो 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद अवध नवंबर 1801 में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया। इसके बाद बरार दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये सब वेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। इसके बाद आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है जुलाई 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालता है। कब कार्यभार संभालता है गवर्नर जनरल का लॉर्ड विलियम बेंटिक? जुलाई 1828 ईस्वी में। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया। ये क्या क्या किया? सती प्रथा को अंत किया, बालिका शिशुवध जैसे सामाजिक कुरीतियों को समाप्त किया। इसके बाद देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित किया। ठगी को भी समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, बालिका शिशुवध जो होता था उसको समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जैसा इच्छा था
उसके इच्छा के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चाहता था कि भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता का नियम का नीति अपनाया जाए, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता का नीति अपनाया। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक जो है हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। जयपुर में इतना ज्यादा अव्यवस्था हो गया था कि जयपुर के जो लोग थे वो ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही हमला कर देते हैं, लेकिन इस पर भी बेंटिक इसमें जो है हस्तक्षेप नहीं करता है। इसी प्रकार जो है जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में भी जो है बेंटिक हस्तक्षेप नहीं करता है। हालांकि इन सब के लिए उसके पास जो है पर्याप्त कारण था, अगर वो चाहता तो उन पे कार्रवाई कर सकता था, लेकिन परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर क्या किया कि 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां बहुत अधिक अव्यवस्था था। जयपुर में और जितने भी राज्य थे उनमें उग्र रूप धारण कर लिया था अव्यवस्था, लेकिन फिर भी वहां पे बेंटिक जो है हस्तक्षेप नहीं करता था। हालांकि उसके पास पर्याप्त कारण था हस्तक्षेप करने का, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करता है। परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़ के क्या करता है कि 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लेता है, क्योंकि यहाँ पे उससे भी ज्यादा अव्यवस्था था। विलियम बेंटिक जो कि 1828 से 35 तक इसका कार्यकाल रहा, अपने शासन के 7 वर्षों में पुरानी नीतियों पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। इसके काल में क्या हुआ कि जितना भी पहले से युद्ध चला रहा था और संयोजन की नीति चली आ रही थी, उन सब को खत्म कर दिया गया। और भारत के इतिहास में बेंटिक का नाम जो है सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। भारत में जब भी बेंटिक का नाम स्मरण किया जाएगा तो उसको सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण ही स्मरण किया जाएगा। इसके बाद 1833 से के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रित करने का प्रयास किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट जब आता है तो भारतीय प्रशासन को इसके तहत पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाता है। मतलब इसके प्रशासन का जो शक्ति है केंद्र के हाथों में कर दिया जाता है, पूर्णतः करने का प्रयास किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो इस तरह से 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1834 ईस्वी में बनता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बन जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद वो क्या करता है कि कैप्टन स्लीमैन को नियुक्त करता है, इसलिए ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। और कैप्टन स्लीमैन के नियुक्त होते ही लगभग 500 ठगों को बंदी बना लिया जाता है। अनेक ठगों को फांसी दे दी जाती है और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया जाता है। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो जाता है। 1837 ईस्वी के बाद जो है पूर्णतः ठगों का अंत हो जाता है। इसके बाद है दास प्रथा को किस प्रकार से समाप्त किया गया उसके बारे में। तो 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1789 के एक घोषणा में किया गया 1789 में, उसके तहत बंगाल में दास का जो निर्यात होता था उसको बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। दास के संबंध में 1811 और 1823 ईस्वी में कानून भी बना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। फिर 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने के लिए भी कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश से भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। और जब 1843 आया तो उस समय समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कोई भी दासता मतलब दास नहीं रख सकता था और न ही दासता उससे करवा सकता था। इसके बाद 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। यदि कोई भी व्यक्ति दास रखता है और उससे दासता करवाता है तो उसको अपराध घोषित कर दिया गया था 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। इसके बाद आता है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और बात रही लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में, तो उसके बारे में कल के वीडियो में, कल के सेशन में
चर्चा करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं कि हमें इस तरह के और भी वीडियो डालने चाहिए या उनमें कुछ बदलाव करने चाहिए। और यदि अच्छा लगे हमारे वीडियो तो उसे लाइक करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत